तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे। क्योंकि आज मैं फिर लेकर आया हूं एक और धमाकेदार मानवा। तो गाइस, सीरियसली मुझे नहीं पता राइटर के दिमाग में क्या चल रहा था जब उसने इस मांगा को स्टार्ट किया। शुरुआत थोड़ी स्लो लग सकती है, मुझे पता है, लेकिन लाइफ इज जस्ट अबाउट सर्वाइवल, राइट? अगर आप लोग बस स्टार्टिंग के 8 मिनट सर्वाइव कर लेते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि आगे की स्टोरी इतना धमाल करेगी कि आप सोचोगे, यार ये 8 मिनट टोटली वर्थ इट थे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जैसे कि मैंने पोस्ट डाली थी कि हमारा बैकअप चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है, तो इसीलिए हम एक और नया बैकअप चैनल बनाने वाले हैं। तो आप जल्दी से जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर कभी ये चैनल यूट्यूब से गायब हो जाए तो आप ऐसे ही मस्त वीडियो वहां पर जाकर देख सकें। आई होप आप लोग इसमें मुझे सपोर्ट करोगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक दिन बिना किसी चेतावनी के कांग और आधी दुनिया की पॉपुलेशन को अचानक ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। बाकी सबको ऐसी ओवरपावर्ड स्किल्स मिली कि लगता था वे बस एक क्लिक से दुनिया जीत सकते हैं। कोई आग फेंक रहा था तो कोई पहाड़ हिला रहा था, और कांग, उसे मिली रेजरेक्शन नाम की स्किल। अब सुनने में ये जितना कूल लग रहा है, असल में उतना ही बेकार था। हर बार जब कांग मरा तो वह फिर से जिंदा हो गया। सुनने में सही लग रहा होगा, पर असल में ये स्किल एक श्राप बन गई। कांग इतनी बार मरा कि उसने गिनना ही छोड़ दिया। कभी उसे कुचल दिया गया, कभी टुकड़ों में काटा गया, कभी जिंदा जला दिया गया, और हाँ, एक बार तो एक मोटा और गॉडडैम थिक गोब्लिन उस पर गिर गया। यार, हालत ऐसी थी कि कांग अपनी ही मौत पर हंसने लगा। न्यू ईयर ईव से एक दिन पहले की बात है। कांग हमेशा की तरह घर आया, एक और नौकरी के लिए रिजेक्ट होकर, और जैसे ही वह घर में घुसा उसकी बहन ने शुरू कर दिया, तू कब तक ऐसे निकम्मा बना रहेगा? एक काम क्यों नहीं पकड़ लेता? कब तक मैं तेरा खर्चा उठाती रहूंगी? कांग पहले से ही डिप्रेशन में था, और उस दिन उसने थोड़ी ज्यादा चढ़ा रखी थी। उसका सिर घूम रहा था। उसने बहन की डांट को इग्नोर किया और सीधे अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटते हुए वह सोचने लगा, मैं इतना बड़ा लूजर क्यों हूँ? हर किसी की लाइफ सेट है और मेरी एकदम फटी हुई। सोचते सोचते वह सो गया। मिडनाइट हुई। न्यू ईयर ईव थी। अचानक किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, तैयार हो जाओ। वह चौंक कर जाग गया। चारों तरफ सफेदी ही सफेदी थी। उसे समझ नहीं आया कि वह कहाँ है। तभी अजीब अजीब शब्द उसकी आंखों के सामने तैरने लगे, और फिर वही डरावनी आवाज बोली, वेलकम कांग, ट्यूटोरियल अभी शुरू होगा। कांग को कुछ समझ नहीं आया। वह डर के मारे सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? कहीं मुझे किडनैप तो नहीं कर लिया? उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया, अरे हाँ, मैं तो सो रहा था। इसका मतलब ये सब बस एक सपना है। ये सोचते ही वह थोड़ा रिलैक्स हो गया। रियल लाइफ से भागने का जो मौका मिला था, उसने इसे एंजॉय करने का फैसला किया। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि ये सपना नहीं था। लेकिन अचानक वही डरावनी आवाज कांग की सोच में खलल डालती है। उसने बताया कि कांग अब स्टेज 1 में एंटर करने वाला है, और इस स्टेज को क्लियर करने के लिए उसे एक ब्रिज के एंड तक पहुंचना होगा। साथ ही आवाज ने वार्निंग दी, अगर उसने ये टास्क पूरा नहीं किया तो उसकी मौत तय है। अब कांग को धीरे धीरे समझ आने लगा कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, लेकिन दिक्कत यह थी कि उसे यह समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किस ब्रिज की बात हो रही है और डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ है। तभी अचानक उसे एक डार्क केव में टेलीपोर्ट कर दिया गया। चारों ओर देखते ही कांग के होश उड़ गए। उसके पैरों के नीचे की जमीन खतरनाक आवाजें निकाल रही थी। उसके सामने कई पतले पतले पत्थर के ब्रिज थे जो देखने में ही डरावने लग रहे थे, और वो अकेला नहीं था। उसके आसपास कई लोग खड़े हुए थे, लेकिन इन ब्रिज के नीचे गरम खौलता हुआ लावा। एक भी गलत कदम और सीधा मौत। लावे का ये नजारा देख कांग की रूह कांप गई। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। ये सब क्या है? ये तो सिर्फ एक सपना होना चाहिए, है ना? लेकिन हर एहसास इतना रियल लग रहा था कि उसे अपने ही सवालों पर शक होने लगा। कांग चारों तरफ देखने लगा। उसके जैसे ही बाकी लोग भी डरे और कंफ्यूज्ड लग रहे थे। सबके चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। कांग के मन में सिर्फ एक ही सवाल आया, ये कैसा बेवकूफ सपना है? वह इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी एक जानी पहचानी आवाज ने उसे पुकारा। उसने अपनी लेफ्ट साइड की ओर देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। वहां उसी ब्रिज पर उसकी बहन खड़ी थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह डर के मारे रोए जा रही थी। कांग ने यह सब देखा तो वह और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया, और उसकी बहन से पहला सवाल ये था, तू मेरी न्यू ईयर की पहली ड्रीम में क्या कर रही है? ये तो बकवास है। ये सुनते ही उसकी बहन और ज्यादा हैरान हो गई। उसने जवाब दिया, ये तो मुझे पूछना चाहिए, मेरा भाई मेरे ड्रीम में क्या कर रहा है?
वह डरी हुई थी, रो रही थी और यह सोचने पर मजबूर थी कि क्या यह सचमुच सिर्फ एक सपना है। लेकिन सब कुछ इतना रियल लग रहा था कि उसका दिल कहने लगा, शायद ये सपना नहीं है। कांग को अपनी बहन के डर सुनने का मूड बिल्कुल नहीं था। उसने सीरियस टोन में कहा, ये तुम्हारा सपना नहीं हो सकता, क्योंकि यह साफ तौर पर मेरा सपना है। लेकिन उसकी बहन इससे और ज्यादा गुस्से में आ गई। कांग की बहन गुस्से में चिल्लाई, क्या अभी यही सही टाइम है ये डिस्कस करने का कि ये सपना किसका है? नीचे लावा खौल रहा है और ये फीलिंग्स इतनी रियल हैं कि ये सपना नहीं लग रहा। और क्या कभी किसी ने सपने में इतनी नेचुरल कन्वर्सेशन की है? लेकिन कांग अपनी मूर्खता में मगन समझाने लगा, दिमाग को ट्रिक करना बहुत आसान है। लोग कहते हैं कि सपनों में दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन ये झूठ है। मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है कि मुझे लगा मैं सच में पेशाब कर रहा हूँ और फिर जब उठा तो मेरी ब्लैंकेट सेफ निकली। ये सुनकर उसकी बहन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वाओ, बहुत बढ़िया। अपनी बहन के सामने इतना शर्मनाक कुछ कहने के लिए धन्यवाद। लेकिन कांग ने इसे हल्के में लेते हुए कंधे उचका दिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिर ये सपना मेरा ही है। यह कहते हुए वह आगे बढ़ने लगा, यह देखने के लिए कि यह अजीब अनुभव आखिर कहाँ लेकर जाएगा। जुई, कांग की बहन, चौंक गई। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम कहाँ जा रहे हो? कांग धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए और मजाकिया टोन में जवाब देता है, सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा क्या? उसमें साफ लिखा था कि हमें ब्रिज के दूसरी तरफ जाना है लेवल क्लियर करने के लिए। फिर उसने ताना मारते हुए कहा, खैर ये तो मेरा सपना है। एक एनपीसी, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर जैसे तुमसे ऐसी बेसिक चीजें समझने की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इस पर जुई और चिढ़ गई। एनपीसी? तुमने मुझे एनपीसी बुलाया? उसने गुस्से में कहा कि उसने भी नोटिफिकेशन सुना था, लेकिन फिर उसने पूछा, तुम सच में डरे हुए नहीं हो? अगर तुम गिर गए तो? कांग ने उसकी चिंताओं को इग्नोर करते हुए उसे बेवकूफ कहा, ये सिर्फ एक सपना है जुई, और अगर मैं गिर भी गया और मर गया तो क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन इससे पहले कि कांग अपनी बात पूरी कर पाता, एक साया उसकी आंखों के सामने आ गया। किसी इंसान ने ऊपर वाले ब्रिज से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया। कांग ने धीरे धीरे देखा कि वह इंसान नीचे गिरने लगा और फिर सीधे लावे में जा गिरा। जैसे ही वह अनलकी बंदा लावे में गिरा, उसने चीखना शुरू कर दिया। जलती हुई चीखें इतनी जोरदार कि कांग और उसकी बहन के रोंगटे खड़े हो गए। उस व्यक्ति का शरीर उनके सामने पिघलने लगा। लावे की जलन, जलते हुए मांस की सड़ांध, हर चीज इतनी डरावनी थी कि दोनों का खून जम गया। कांग की सांसें जैसे रुक सी गईं। उसके बाद कांग और उसकी बहन ने काफी देर तक कुछ नहीं कहा। दोनों चुपचाप खड़े होकर उस इंसान को मरते हुए देखते रहे, उसकी दर्दनाक चीखें सुनते रहे। कांग का चेहरा देखने लायक था, पसीने से लथपथ, डर से सफेद। कुछ पल बाद उसकी बहन ने पूछा, तो अभी क्या कह रहे थे? कांग के होंठ कांप रहे थे। वह हकलाते हुए बोला, ये चीखें, ये तो बहुत ज्यादा रियल लग रही हैं, है ना? मैं तो बिल्कुल भी डरा नहीं हूँ। लेकिन उसकी आवाज और कांपता शरीर उसकी पोल खोल रहे थे। डर ऐसा कि शब्द जुबान पर नहीं आ रहे थे। यह देखकर उसकी बहन ने एक लंबी सांस ली। फिर वह नीचे झुक गई और कांग से बोली, अगर तू इतना डर रहा है तो नीचे झुक जा और मेरे जैसे रेंगते हुए आगे बढ़। यह कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। कांग अभी भी बुरी तरह डरा हुआ था। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह अपना डर छुपाने की कोशिश करते हुए बोला, कौन डरा हुआ है? मैं तो नहीं। लेकिन फिर उसने सोचा, जुई का आइडिया इतना बुरा भी नहीं है, तो उसने भी नीचे झुककर रेंगना शुरू कर दिया। कुछ वक्त बीता। कई लोग ब्रिज के उस पार पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। कुछ सफल हुए और कई सीधे लावे में गिर गए। लेकिन कांग और उसकी बहन अभी भी धीमे धीमे आगे बढ़ रहे थे। हालांकि जुई भी अंदर से डरी हुई थी, लेकिन उसने इसे अपने कायर भाई के सामने जाहिर नहीं होने दिया। उसने कांग से पूछा, तुझे क्या लगता है, ये सब क्या है? कोई आइडिया? कांग, जो अब भी खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था, बोला, ये शायद कोई बहुत ही रियलिस्टिक नाइटमेयर है, और कुछ नहीं। जुई ने झुंझलाते हुए कहा, तू अभी तक वहीं अटका है? कांग, तुझे अब तक समझ जाना चाहिए था कि ये सपना नहीं हो सकता। क्या तुझे सच में लगता है कि इतना रियल सपना हो सकता है? फिर वह गंभीर हो गई। उसकी आवाज में एक सख्ती थी। यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, कुछ ऐसा जिसे हम समझ भी नहीं सकते, और अगर हम यहाँ मर गए तो शायद असली जिंदगी में भी मर जाएं। ये सुनते ही कांग का धैर्य पूरी तरह टूट गया। वह जोर जोर से रोने लगा। इतने वक्त से वह खुद को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसकी हिम्मत जवाब दे गई। तो तू डायन है? मैं तो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था, और तू बार बार इसे उठा क्यों रही है? वह चिल्लाया। मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ, डर से जकड़ा हुआ हूँ,
उसके दिमाग में यह ख्याल कि अगर वह यहाँ मरा तो शायद असली जिंदगी में भी मर जाएगा। उसे इतना डरा चुका था कि वह हिल तक नहीं पा रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। यह देखकर उसकी बहन ने मन ही मन सोचा, कांग दुनिया का सबसे अनरिलायबल बड़ा भाई है। आखिरकार कांग वहां लेट गया, पूरी तरह डर से जकड़ा हुआ, जैसे उसका शरीर अब उसकी बात ही नहीं मान रहा था। कांग डर से कांपते हुए खुद से बड़बड़ाने लगा, मैं यहीं थोड़ा आराम कर लूं, फिर आगे बढ़ता हूं। उसके हाथ और पैर डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बोला, वैसे हो सकता है कि ये सब बस एक सपना हो और जब मैं जागूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कांग का वाक्य पूरा होने से पहले ही वही डरावनी आवाज गूंज उठी। उसने घोषणा की कि ट्यूटोरियल शुरू होने के बाद से काफी समय बीत चुका है और अभी तक किसी भी प्लेयर ने इसे पूरा नहीं किया है, इसलिए अब कठिनाई स्तर बढ़ा दिया जाएगा। आवाज के शांत होते ही अचानक एक तेज दरार की आवाज सुनाई दी। यह सुनते ही कांग और उसकी बहन की रूह कांप उठी। कांग ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसका ब्रिज टूटने लगा है, और सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि बाकी सभी का भी। यह देखते ही वहां मौजूद सभी लोग डर के मारे भागने लगे। भागते हुए आधे लोग लावे में गिर गए, जबकि बाकी बचने के लिए जितनी तेजी से हो सकता था भागते रहे। लेकिन कांग पहले से ही डरा हुआ था, अब तो वह डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी बहन जो उससे आगे थी ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, भाग, जल्दी कर, नहीं तो मर जाएगा। ये सुनकर कांग ने जैसे तैसे खुद को संभाला और उठ खड़ा हुआ। वह लड़खड़ाते हुए भागने लगा। उसकी बहन उससे आगे थी और कांग पीछे पीछे डरते डरते भाग रहा था। खुद को शांत करने के लिए वह खुद से बड़बड़ा रहा था, ब्रिज इतना पतला नहीं है, अगर मैं गिरा नहीं तो पहुंच जाऊंगा, बस रास्ते पर ध्यान दे, आगे देख, बस दौड़ते रह। थोड़ी देर बाद उसे ब्रिज का आखिरी सिरा दिखाई दिया। यह देखते ही उसके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सोचा, बस जैसे ही मैं वहां पहुंचूंगा यह बुरा सपना खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी एक डरावनी दरार की आवाज फिर सुनाई दी। कांग ने बाईं तरफ देखा तो पाया कि उसकी बहन भी ब्रिज के अंत के करीब पहुंच रही थी, लेकिन उसके ऊपर की छत टूटने लगी थी। कांग घबरा कर चिल्लाया, जुई, संभल कर। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी पल कांग के अंदर कुछ बदल गया। उसके अंदर का बड़ा भाई जाग उठा। वह अपनी जगह से छलांग लगाते हुए अपनी बहन की तरफ दौड़ा। उसने अपनी बहन के ब्रिज पर लैंड किया और बिना कुछ सोचे समझे तेजी से उसकी तरफ भागा। उसने जुई को कसकर पकड़ा और बिना झिझक वहां से कूद गया। दोनों के ब्रिज के नीचे दरारें फैल चुकी थीं और ये किसी भी पल टूट सकता था। कांग ने पूरी ताकत लगाकर कूद लगाई और दोनों आखिरकार ब्रिज के अंत पर लैंड कर गए। अगर वे 1 सेकंड की भी देरी करते तो दोनों का अंत तय था। जमीन पर गिरते ही दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी उनकी सांसें पूरी तरह वापस लौटी भी नहीं थीं कि वही डरावनी आवाज फिर गूंज उठी। कांग और जुई अभी अपनी सांसें ठीक से वापस ले भी नहीं पाए थे कि वही डरावनी आवाज फिर गूंजी। उसने उन्हें स्टेज 1 पूरा करने के लिए बधाई दी। ये ट्यूटोरियल का पहला चरण था और कुल मिलाकर इसमें 8 स्टेज थीं। साथ ही सिस्टम नोटिफिकेशन ने बताया कि उन्होंने लेवल अप कर लिया है और उनकी शक्तियां अस्थायी रूप से जाग चुकी हैं, जो ट्यूटोरियल खत्म होने पर पूरी तरह जागृत होंगी। लेकिन कांग, उसे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह वहीं लेटा रहा, एक गहरी सांस ली और बड़बड़ाया, मुझसे तो अब उंगली भी नहीं हिलाई जाएगी। वहीं जुई, वो सिस्टम नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ रही थी। उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी साफ नजर आ रही थी। लेकिन कांग ने चिल्लाकर कहा, छोड़ो ये सब, तुम्हें मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू भी नहीं बोलना है। जुई ने कैजुअली जवाब दिया, थैंक यू, और वापस नोटिफिकेशन पढ़ने लगी। कांग को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, बस इतना सा थैंक यू, सीरियसली? दूसरी तरफ जुई उस टेम्पररी अवेकेंड स्टेटस विंडो से परेशान थी। उसके सामने उसका स्टेटस विंडो खुला हुआ था। उसका लेवल था 1, उसकी स्ट्रेंथ 7, एगिलिटी 12, विटैलिटी 6 और मैजिक पावर 13 थी। लेकिन सबसे दिलचस्प चीज थी उसकी स्किल काल्म, जिसने उसे इस क्रेजी सिचुएशन में भी शांत बनाए रखा था। जैसे ही कांग ने सिस्टम विंडो का नाम सुना, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, क्या ये वही सिस्टम विंडो है जो मैं सोच रहा हूँ? हालांकि वह पूरी तरह थका हुआ था, फिर भी उसने किसी तरह अपना सिस्टम विंडो खोल लिया और जैसे ही उसने देखा कि उसकी स्किल रिजरेक्शन थी, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन इससे पहले कि वह इसे ठीक से समझ पाता, अचानक उसकी आंख खुल गई। वह चिल्लाते हुए उठ बैठा, पसीने से लथपथ। कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा रहा, उस अजीब सपने को समझने की कोशिश करता रहा। उसने देखा कि वह वापस अपने कमरे में था। सुबह हो चुकी थी। क्या वो सच में सपना था? उसने सोचा। कुछ समय बाद खबरों में खुलासा हुआ कि यह अजीब घटना
सिर्फ कांग तक सीमित नहीं थी। दुनिया की लगभग आधी आबादी ने वही सपना देखा था, एक लावा ब्रिज के ऊपर होना और कुछ फिक्स्ड लेवल्स को पूरा करना। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन एक बात जो सब में समान थी, हर वह इंसान जिसने यह सपना देखा था, उनकी उम्र 18 से 40 साल के बीच थी। कुछ देर बाद जुई धड़धड़ाते हुए कांग के कमरे में घुसी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। कांग और जुई दोनों घबराए हुए और पैनिक में एक दूसरे से बेतरतीब तरीके से बात करने लगे। कांग, जो अभी भी अपनी सांसें दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था, सवालों की झड़ी लगाने लगा। तुम मेरे सपने में कैसे आ गई? कांग और जुई अभी तक उस अजीब सपने को लेकर परेशान थे। कांग ने लगभग मर ही तो गया था, और फिर वो स्टेटस विंडो। जुई भी उतनी ही कंफ्यूज थी। दोनों एक दूसरे से सवाल पूछने लगे, लेकिन सवाल इतने जल्दी जल्दी और बेतरतीब तरीके से आ जा रहे थे कि कोई किसी को समझ ही नहीं पा रहा था। आखिरकार जुई ने चिढ़कर चिल्लाया, कम से कम मुझे पहले बोलने दो। कांग, जो पहले से ही गुस्से में था, झट से पलटकर बोला, पहले बोलना तो तुम शुरू करती हो, मुझे बोलने दो। और बस भाई बहन का ये झगड़ा शुरू हो गया। दोनों बहस करते रहे, अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। आखिरकार जब किसी ने किसी की बात नहीं सुनी तो दोनों थककर कमरे के अलग अलग कोनों में चले गए। थोड़ी देर बाद जब उनके पेट से भूख के कारण आवाजें आने लगीं, तो उन्होंने फैसला किया कि पहले खाना खाते हैं, फिर इस सब पर बात करेंगे। खाना खाते हुए इंटरनेट पर चल रही हलचल उनकी आंखों के सामने थी। हर कोई दुनिया खत्म हो रही है वाली बात कर रहा था। किसी को ये सब अपोक्लिप्स जैसा लग रहा था, तो कोई इसे साझा सपनों का असर बता रहा था। कांग और जुई आखिरकार शांत होकर बात करने लगे। दोनों ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक सपना नहीं था, वे सच में मिले थे, सच में बात की थी, और यह सिर्फ उनके देश में नहीं हुआ था, दुनिया भर में लोगों ने वही सपना देखा था। फिर कांग ने ऑनलाइन कुछ अजीब खबरें पढ़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो लोग उस सपने में मरे थे, वे असल जिंदगी में नहीं मरे। हर 10 में से 3 या 4 लोग उस सपने में मरे थे, लेकिन असलियत में वे बिल्कुल ठीक थे। लेकिन जुई को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, भले ही वे असल जिंदगी में न मरे हों, लेकिन वो अनुभव इतना रियल था कि अगर हम लावा में गिर जाते तो मरने का एहसास इतना खतरनाक होता कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। जुई ने यह भी बताया कि उसने ऑनलाइन पढ़ा कि जो लोग उस सपने में मरे थे, वे इतने ट्रॉमेटाइज्ड थे कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। दोनों चुपचाप खाना खाते रहे। माहौल एकदम गंभीर हो गया था, लेकिन तभी बाहर से जोरदार शोर सुनाई दिया। कांग बाहर जाकर देखने लगा, और जो उसने देखा वह किसी हॉरर फिल्म जैसा था। लोग पूरी तरह से पागल हो गए थे। कोई दुकानें लूट रहा था, कोई भगवान के पोस्टर लेकर सड़कों पर जुलूस निकाल रहा था, और कुछ लोगों को यकीन हो गया था कि दुनिया सच में खत्म होने वाली है। चोर लुटेरे हर जगह मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर सामान लूट रहे थे। पूरा माहौल अराजकता से भरा हुआ था। दुनिया जैसे सचमुच बिखर रही थी। जुई को समझ आ गया था कि इस हालत में ऑफिस जाना तो नामुमकिन है, और कांग, उसके लिए तो वैसे भी बाहर जाकर नौकरी ढूंढना एक सपने जैसा ही था। अंदर से कांग थोड़ी सी खुशी महसूस कर रहा था। चलो, नौकरी का टेंशन तो गया, उसने सोचा। वो तो यहाँ तक सोचने लगा कि शायद दुनिया सच में खत्म होने वाली है। फिर अचानक कांग ने जुई से पूछा, क्या तुमने असल दुनिया में भी अपना स्टेटस विंडो ओपन करने की कोशिश की? जुई ने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं। लेकिन फिर उसने जैसे ही अपना स्टेटस विंडो ओपन किया, वहां एक मैसेज दिखाई दिया, 4 साल 364 दिन 17 घंटे 3 मिनट और 13 सेकंड में एक ऐसी तबाही आएगी जो दुनिया को खत्म कर देगी। ये पढ़ते ही जुई घबरा गई। अब क्या करें? उसने घबराहट में पूछा। कांग ने कंधे उचकाते हुए कहा, 5 साल में दुनिया खत्म होने वाली है, अभी टेंशन लेने का क्या फायदा? बेहतर यही होगा कि घर पर रहकर इस ट्यूटोरियल वाले मसले को समझें। जुई ने सोचा कि कांग की ये बात शायद पहली बार सही लग रही थी। इसी बीच दुनिया धीरे धीरे शांत होने लगी। पुलिस ने चोरों और लुटेरों को पकड़ना शुरू कर दिया, और लोग किसी तरह से सामान्य स्थिति में लौटने की कोशिश करने लगे। रात हुई और सभी सोने चले गए। कांग भी सो गया, लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, वही आवाज फिर से गूंजने लगी, वापस स्वागत है, क्या आप बेसिक इंटरफेरेंस की एक्सप्लेनेशन और इंस्ट्रक्शंस देखना चाहेंगे? कांग, जो पहले से ही चिढ़ा हुआ था, सीधे बोल पड़ा, सब स्किप करो और मेरा स्टेटस विंडो दिखाओ। सिस्टम ने तुरंत उसकी बात मानी और उसका स्टेटस विंडो दिखा दिया। कांग अभी भी लेवल 1 पर था। उसके स्टैट्स कुछ इस तरह थे, स्ट्रेंथ 8, एजिलिटी 9, स्टैमिना 8, मैजिक पावर 14, यूनिक एबिलिटी, रेजरेक्शन। कांग को यह समझ नहीं आया कि ये स्टैट्स अच्छे हैं या बुरे, क्योंकि उसने अब तक सिर्फ अपने ही स्टैट्स देखे थे। लेकिन एक चीज जो साफ नजर आई वो थी उसकी मैजिक पावर।
जो बाकी स्टैट्स के मुकाबले काफी ज्यादा थी। शायद मैं मैजिक में अच्छा रहूंगा, उसने खुद से कहा। लेकिन जब उसने अपनी यूनिक एबिलिटी रेजरेक्शन चेक की तो वो हैरान रह गया। उसने एक शरारती स्माइल के साथ कहा, ये तो ओपी चीट एबिलिटी लग रही है। जब उसने इसके डिटेल्स देखे तो पता चला कि उसकी रेजरेक्शन रैंक जी थी। अगर वो मर भी जाता तो 24 घंटे बाद वापस जिंदा हो सकता था, और अगर रेजरेक्शन की जगह तय नहीं की गई होती तो वो वहीं जिंदा होता जहां उसने आखिरी बार सोया था। वाह, अब तो खेल मजेदार होगा, उसने मन ही मन सोचा। रेजरेक्शन की पावर तो सही में गॉड लेवल थी, लेकिन उसमें भी एक पेनल्टी थी। अगर कांग मरता है तो उसका लेवल 1 घट जाएगा और उसकी सभी क्षमताएं 24 घंटे तक 50% कम हो जाएंगी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि ट्यूटोरियल के दौरान पेनल्टी लागू नहीं होती। ये जानने के बाद कांग खुशी के मारे पागल हो गया। वो तो कमरे में डांस करने लगा, सोचते हुए, भाई ये तो एकदम चीट कोड है। अब तो मैं अपनी लूजर लाइफ से बाहर निकलने वाला हूँ। लेकिन बेचारे को क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। सीन बदलता है और अब हम कांग को एक बड़े हथौड़े के साथ देखते हैं। वो एक डरावने और बदसूरत गोब्लिन से लड़ने की कोशिश कर रहा है। कांग पूरी ताकत से हथौड़ा चला रहा है, लेकिन गोब्लिन बड़ी आसानी से उसके हर वार को चकमा दे रहा है। इस दूसरे स्टेज का मकसद था सारे गोब्लिन्स को मार गिराना, लेकिन कांग तो एक को भी ढेर नहीं कर पा रहा था। काफी मेहनत और जद्दोजहद के बाद उसने आखिरकार एक गोब्लिन को मार दिया, लेकिन वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक चौंकाने वाला हमला किया था। गोब्लिन के सिर से खून बह रहा था और कांग का हाथ कांप रहा था। उसका पूरा शरीर उस गंदे खून से सना हुआ था। मैंने सच में किसी को मार दिया? कांग ये सोचते हुए उल्टी करने जैसा महसूस करने लगा। वो धीरे धीरे वहां से चल पड़ा। अपनी हालत पर यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे कोई उसकी घात लगाए बैठा था। और तभी वो दिखा, गोब्लिन मिलेट। ये गोब्लिन बाकी गोब्लिन से अलग था। बड़ा, मोटा और एकदम खतरनाक। उसके हाथ में 1-2 मीटर लंबा मीट चॉपर था और वो इसे कांग पर इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह तैयार था। कांग का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ गया। भाई, मैं तो एक छोटे गोब्लिन को भी मुश्किल से मार पाया, ये तो पूरा का पूरा राक्षस है, उसने सोचा। लेकिन असली डर तब आया जब कांग ने उस 2 मीटर लंबी चीज पर नजर डाली। वो सोचने लगा, भगवान, कुछ भी हो जाए, मैं ये चीज अपने अंदर नहीं चाहता। गोब्लिन मिलेट की नीयत और भी गंदी थी। वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसके मुंह से लार टपक रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कांग को पूरी तरह चूसने वाला हो। और फिर मिलेट ने अपने मीट चॉपर को हवा में घुमाना शुरू किया। कांग ने डरते हुए उसे ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में बस एक ही ख्याल था, अगर ये बंदा मुझ पर वार कर गया तो रेजरेक्शन भी मुझे नहीं बचा पाएगा। कांग की हालत इतनी दयनीय थी कि उसे देखकर किसी को भी रहम आ जाए। उसका शरीर कंपा रहा था। वो कंबल में सिमटा हुआ था और उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। उसकी बहन जुई, जो पहले से ही गुस्से में थी, कमरे में घुसते ही रुक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कांग के साथ क्या हो गया। अब क्या हुआ? इतनी सुबह क्या ड्रामा चल रहा है? जुई ने चिढ़ते हुए पूछा, लेकिन कांग जवाब देने की हालत में नहीं था। वो बस कंबल को कसकर पकड़कर बैठा रहा। उसकी उंगलियां पागलों की तरह बिस्तर की चादर खरोंच रही थीं। जुई ने गुस्से को परे रखते हुए पूछा, कांग क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों कांप रहे हो? कांग ने कांपते हुए धीरे धीरे अपनी बहन की तरफ देखा और कांपती आवाज में बोला, गोब्लिन, वो मोटा गोब्लिन। जुई को कुछ समझ नहीं आया। उसने झुंझलाकर कहा, क्या बकवास कर रहे हो? ये गोब्लिन वोब्लिन क्या है? लेकिन जब उसने कांग की हालत देखी तो उसे समझ आ गया कि बात कुछ ज्यादा ही गंभीर है। वो कांग के पास बैठ गई और उसे दिलासा देने की कोशिश करने लगी। सुनो, ये सब बस एक सपना था, ठीक है? वो रियल नहीं था। तुम अब सेफ हो, जुई ने शांतिपूर्वक कहा। लेकिन कांग को यकीन नहीं हो रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, नहीं, वो सपना नहीं था, वो सब असली था। मैं मर गया था। उन गोब्लिन्स ने मुझे मारा। उन्होंने उफ! कांग की आवाज टूट गई और वो फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर जुई का गुस्सा और परेशानी दोनों गायब हो गए। उसने धीरे से कहा, सुनो, ये जो भी हो रहा है, हमें इसे समझने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें शांत होना होगा। जुई ने कांग को पानी लाकर दिया और उसे थोड़ा शांत होने में मदद की। लेकिन कांग के दिमाग में वो मोटा गोब्लिन, उसका हथियार और वो खौफनाक अनुभव बार बार घूम रहा था। वो सोच रहा था कि अगर उसने रेजरेक्शन की पावर नहीं होती तो वो दोबारा कभी उठ ही नहीं पाता। ये सब क्या हो रहा है जुई? कांग ने थकी और कमजोर आवाज में पूछा। जुई ने गंभीर होकर कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें इस सिस्टम और इन सपनों के बारे में और जानना होगा। अगर ये सच में असली है तो हमें अगले स्टेज के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन कांग के लिए तैयारी करने की बात तो दूर,
वो उस रात दोबारा सोने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। कांग की खुशी एक पल में बिखर गई। वो जो खुशी से सोच रहा था कि अब वो चैन की नींद सो सकेगा, उस आवाज ने उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। वो घबरा कर चिल्लाया, क्या फिर से? नहीं यार, ये मजाक है। कौन है ये हरामखोर जिसने ये सिस्टम बनाया? उसकी चीख पुकार ने जुई को उसके कमरे में खींच लाया। अब क्या हुआ कांग? तुम्हारी चीख सुनकर तो लगा कोई तुम्हें जिंदा खा गया है, जुई ने चिढ़कर कहा। कांग ने कांपती आवाज में कहा, जुई, मेरी रेजरेक्शन पावर एक्टिवेट हो गई है। वो लोग मुझे फिर से उसी ट्यूटोरियल में भेजने वाले हैं। जुई का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पढ़ा था कि एक बार मरने के बाद वो सपने नहीं आते। कांग ने निराश होकर कहा, शायद ये रेजरेक्शन पावर की वजह से हो रहा है। मैं फंस गया हूँ जुई, ये सिस्टम मुझे बार बार मारकर मजे ले रहा है। जुई ने थोड़ा सोचकर कहा, अगर ऐसा है तो तुम्हें अगले स्टेज के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तुम्हारी हालत देखकर साफ है कि तुम ऐसे ही नहीं जीत सकते। तुम्हें अपनी स्किल्स और स्टेट्स पर काम करना होगा। कांग ने एक ठंडी सांस ली। जुई, तुम समझ नहीं रही हो। वहां जो कुछ होता है वो हकीकत से भी ज्यादा खतरनाक लगता है। और वो मोटा गोब्लिन, उफ, मैं उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। जुई ने उसकी हालत देखकर कहा, तो फिर आज रात तुम्हें खुद को मेंटली तैयार करना होगा। और हाँ, अगर तुम हार मान गए तो ये तुम्हें बार बार डराएगा। अब वक्त है इसे फेस करने का। कांग ने निराशा से सिर झुकाया और कहा, चलो देखते हैं। लेकिन अगर वो मोटा गोब्लिन फिर से आया तो इस बार मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। रात गहराई और कांग ने भारी मन से अपनी आंखें बंद की। जैसे ही उसने नींद में प्रवेश किया, वही आवाज फिर गूंजी, वेलकम बैक कांग, क्या आप रेडी हैं? कांग ने अपने गुस्से को दबाते हुए जवाब दिया, सिस्टम तेरा भला कभी नहीं होगा। जुई फिर से उसके कमरे में दौड़ी चली आई। दरवाजा जोर से खोलते हुए उसने गुस्से में कहा, अब क्या हुआ कांग? तुम्हारी चीखें सुन सुनकर मुझे नींद से नफरत होने लगी है। कांग ने बालों को पकड़ते हुए पागलों की तरह चिल्लाया, ये गोब्लिन्स, ये मोटा गोब्लिन मुझे बार बार मार रहा है और ये सिस्टम मुझे पागल कर देगा। जुई ने उसकी हालत देखकर एक गहरी सांस ली और बोली, कांग, तुम ऐसे हार मानकर कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें प्लान बनाना होगा। ये बार बार मरने का सिलसिला तभी रुकेगा जब तुम उस मोटे गोब्लिन को हराओगे। कांग ने निराशा से जवाब दिया, हराना? तुमने देखा नहीं वो कितना बड़ा और मोटा है? उसकी थिकनेस को देखकर ही मेरी जान निकल जाती है। और फिर वो चॉपिंग वाला हथियार। उसने कांपते हुए चुप्पी साध ली। जुई ने गंभीर होकर कहा, देखो, अगर तुम ऐसे ही डरते रहोगे तो तुम कभी नहीं जीत पाओगे। तुम्हें खुद को मजबूत बनाना होगा। मैंने कुछ वीडियो देखे हैं जहां लोग बताते हैं कि कैसे कमजोर खिलाड़ी भी स्मार्ट प्लानिंग से जीत सकते हैं। शायद तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। कांग ने उसकी बात सुनकर कहा, मैंने भी वीडियो देखे हैं जुई, लेकिन असली जिंदगी में ये सब करना बहुत मुश्किल है। जुई ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। या तो तुम लड़ो और जीतो, या फिर इन गोब्लिन्स के हाथों रोज मरते रहो। अगली बार जब तुम वहां जाओ, पहले खुद को कूल रखो और अपनी ताकत को स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करो। कांग ने जुई की बात पर थोड़ी हिम्मत बटोरी और कहा, ठीक है, मैं एक बार और कोशिश करूंगा, लेकिन अगर इस बार भी कुछ गलत हुआ तो मैं इस सिस्टम को हैक करने की कसम खाता हूँ। जुई ने मुस्कुराते हुए कहा, बस याद रखना कांग, तुम अकेले नहीं हो। मैं यहाँ हूँ तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। कांग ने सिर हिलाया और तय कर लिया कि इस बार वो स्मार्ट प्लानिंग के साथ जाएगा। जब वो अगली बार सोने के लिए लेटा तो खुद से कहा, इस बार मैं उन्हें दिखा दूंगा। वो मोटा गोब्लिन और उसके साथी अब मेरे निशाने पर हैं। जैसे ही उसने आंखें बंद की, वही आवाज फिर गूंजी, वेलकम बैक कांग, स्टेज 2 की शुरुआत हो रही है। क्या आप तैयार हैं? कांग ने गुस्से से जवाब दिया, तैयार? सुन लो, इस बार तुम मुझे मरते हुए नहीं देखोगे। मैं सबको खत्म कर दूंगा। जुई फिर से कांग की चीखें सुनकर उसके कमरे में आई। वो जोर से बोली, अब क्या हुआ? तुम फिर से गोब्लिन्स की बात कर रहे हो? कब तक इसी पर अटके रहोगे? लेकिन कांग ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वो बार बार चिल्ला रहा था, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, हर एक गोब्लिन को मार दूंगा। ऐसा लग रहा था जैसे उस पर कोई पागलपन का साया छा गया हो। जुई ने सिर पर हाथ मारते हुए सोचा, पहले एक स्क्रू ढीला था, अब तो पूरे दिमाग की मशीन ही फेल हो गई है। 5वें दिन तक कांग को समझ आ गया था कि सिर्फ यूट्यूब वीडियो देखकर कुछ नहीं होगा, उसे असली जिंदगी में प्रैक्टिस करनी होगी। उसने अपनी तलवार उठाई और उसी गुफा में घंटों तक उसे घुमाना शुरू कर दिया। वो थकान से बेहाल था, लेकिन उसने रुकने का नाम नहीं लिया। 1 घंटे तक तलवार चलाने के बाद सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया, आपकी स्टेमिना 1 पॉइंट बढ़ गई है। ये सुनकर कांग की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा, अगर 1 घंटे की मेहनत से स्टेमिना बढ़ सकती है तो मैं और आगे जा सकता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने 8 घंटे की ट्रेनिंग पूरी की, वो थकान से गिर पड़ा। जमीन पर लेटे लेटे उसने सोचा, 8 घंटे तलवार चलाने के बाद सिर्फ 1 स्टेमिना पॉइंट बढ़ा।
ये तो सरासर नाइंसाफी है। तभी उसे याद आया कि उसके पास एक अतिरिक्त स्टैट पॉइंट है। उसने तुरंत उसे अपने स्ट्रेंथ में डाल दिया। अब उसके पास बढ़ी हुई ताकत और स्टैमिना थी। इस नए आत्मविश्वास के साथ उसने जोर से चिल्लाते हुए गोब्लिन की तरफ दौड़ लगाई। अब देखता हूं मुझे कौन रोकता है। लेकिन फिर वही हुआ। मोटे गोब्लिन ने एक ही वार में उसे खत्म कर दिया। कांग फिर से चीखते हुए उठा, लेकिन इस बार उसकी चीख में गुस्सा कम और जुनून ज्यादा था। अगले 10-15 दिनों तक वो इसी पागलपन में जीता रहा। वो रोज ट्यूटोरियल जोन में वापस जाता, पुशअप्स करता, तलवार से ट्रेनिंग करता और अपने स्टैट्स को धीरे धीरे बढ़ाता। थकने पर वो खुद को गॉब्लिन से मारने देता और फिर असली दुनिया में लौट आता। लेकिन इस सब का उसकी मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ रहा था। वो हर रोज मौत को गले लगाता, फिर भी वापस जाने से खुद को रोक नहीं पाता। आखिरकार सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया, आपने बेसिक तलवारबाजी स्किल लेवल F हासिल कर ली है। यह सुनकर कांग हैरान रह गया। सिस्टम ने समझाया, ये स्किल लोकल गुंडों के लिए होती है, लेकिन कुछ न होने से बेहतर है। कांग ने इस बात की परवाह नहीं की कि स्किल कितनी बेसिक है। वो सिर्फ इस बात से खुश था कि उसने कुछ हासिल किया है। जैसे ही उसने अपनी तलवार उठाई, उसके अंदर कुछ बदल गया। उसकी आंखें लाल हो गईं और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसकी चीखें पूरे जोन में गूंजने लगीं। अब मैं हर गोब्लिन को खत्म कर दूंगा, तैयार हो जाओ, तुम्हारा अंत निकट है। कांग ने गहरी सांस ली। उसकी हालत खस्ता थी। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था, हाथ कांप रहे थे और पैर लगभग जवाब देने वाले थे। लेकिन उसने अपनी सारी ताकत जुटाई। उसने सोचा, आज ये गोब्लिन नहीं बचेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मोटी गोब्लिन की चीखें पूरे गुफा में गूंज रही थीं। उसका एक पैर टूट चुका था और वह बुरी तरह लड़खड़ा रहा था। गोब्लिन ने अपने मीट चॉपर को इधर उधर घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन दर्द और गुस्से की वजह से उसकी हरकतें बेकाबू हो रही थीं। कांग ने यह मौका नहीं गंवाया। वो तेजी से गोब्लिन के पीछे पहुंचा। उसने अपनी पूरी ताकत से एक और बड़ा पत्थर उठाया और गोब्लिन की दूसरी टांग पर दे मारा। क्रैक की आवाज हुई और गोब्लिन जमीन पर गिर पड़ा। अब गोब्लिन हिलने डुलने में भी असमर्थ था। कांग के चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि झलक रही थी। उसने अपनी सांसें संभाली और धीरे धीरे गोब्लिन के पास गया, लेकिन फिर भी गोब्लिन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कांग को गुस्से से घूरा और दर्द से चिल्लाते हुए बोला, तू मुझे हरा नहीं सकता इंसान, मैं तुझे फिर से पकड़ लूंगा। कांग ने ठंडी नजरों से उसे देखा और बोला, अब तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे सारे पैंतरे मैं समझ चुका हूँ। फिर उसने अपनी तलवार उठाई जो लड़ाई के दौरान दूर जा गिरी थी। गोब्लिन ने डर के मारे अपने हाथ ऊपर उठा दिए, लेकिन कांग ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने एक तेज वार करते हुए गोब्लिन के सिर को धड़ से अलग कर दिया। गोब्लिन का खून चारों तरफ फैल गया और कांग वहीं गिर गया, थकावट से हांफते हुए। उसकी आंखों से आंसू छलक रहे थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं बल्कि राहत और जीत के थे। सिस्टम की आवाज गूंज उठी, स्टेज 2 पूरा हो गया है, बधाई हो कांग, आपने सभी गोब्लिन्स को हरा दिया है। कांग ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा और चीखते हुए कहा, आखिरकार मैं जीत गया। तभी सिस्टम ने उसे एक और नोटिफिकेशन दिया, आपको पुरस्कार के रूप में 100 गोल्ड और एक नई स्किल इंस्टिंक्टिव डॉजिंग मिली है। कांग मुस्कुराया और बोला, अब तो मैं और भी खतरनाक बन जाऊंगा। लेकिन कांग को नहीं पता था कि असली चुनौती तो अभी बाकी है। जैसे ही उसने स्टेज से बाहर कदम रखा, एक नई दुनिया का दरवाजा खुल गया। ये सिर्फ शुरुआत है, उसने खुद से कहा। किचन से अचानक भागते हुए कांग और जुई बालकनी पर पहुंचे। उनकी आंखें उस विशाल डरावने काले दरवाजे को देखकर फटी की फटी रह गईं। दरवाजा ऐसा लग रहा था जैसे किसी हॉरर फिल्म से सीधे निकलकर उनकी असल जिंदगी में आ गया हो। उसकी सतह से काले धुएं की लहरें उठ रही थीं और दरवाजे के चारों ओर एक अजीब सा लाल चमकता हुआ घेरे जैसा बन गया था। जुई हक्की बक्की होकर बोली, ये क्या है? क्या ये भी उस सिस्टम का हिस्सा है? कांग ने घूरते हुए कहा, लगता तो ऐसा ही है, लेकिन इस बार मुझे यकीन है कि ये मुझसे जुड़ा हुआ है। अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जुई ने उसे घूर कर देखा और कहा, हाँ, तुम खुद को भगवान समझने लगे हो। पहले ये बताओ कि उस मोटे गोब्लिन को कैसे हराया और तुम अब तक जिंदा कैसे हो? कांग मुस्कुराया, मानो वो किसी महान योद्धा से कम नहीं हो। उसने बड़ी नाटकीयता से कहा, मैंने अपने दर्द और गुस्से को अपनी ताकत में बदल दिया। मैं इस धरती का नया हीरो हूँ। और वो मोटा गोब्लिन, उसने मेरी ताकत को कम आंका और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जुई ने सिर पीटते हुए कहा, तुम्हारे इस हीरो बनने के सपने से तो मैं तंग आ चुकी हूँ। पहले ये बताओ, ये दरवाजा क्या करने वाला है? अचानक से सिस्टम की आवाज गूंज उठी, सभी लोग तैयार रहें। अब असली दुनिया में भी आप अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सावधान रहें, जो मरेंगे वो दोबारा नहीं लौटेंगे। सिस्टम की इस घोषणा ने दोनों को सन्न कर दिया। जुई ने डर से कांपते हुए पूछा, मतलब
अब असली मौत होगी? कोई रिस्पॉन्ड नहीं। कांग ने उसकी तरफ देखा और उसकी असामान्य घबराहट के बावजूद मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि अब असली खेल शुरू होने वाला है। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। उसके भीतर से अजीबोगरीब आवाजें और चीखें सुनाई देने लगीं। अंदर से एक अंधेरा धुआं और चमकती हुई लाल आंखों वाले डरावने जीव निकलते दिखाई दिए। कांग ने अपने आप से कहा, चलो, ये मेरी ताकत को साबित करने का सही मौका है। अब ये दुनिया देखेगी कि मैं कितना बड़ा योद्धा हूँ। जुई ने अपना माथा पकड़ लिया और बोली, तुम्हारी ये योद्धा वाली बातें मेरे सिर के ऊपर से जा रही हैं। ये मत भूलो कि तुम मेरे घर में रह रहे हो। अगर मर गए तो किराया कौन देगा? लेकिन कांग उसकी बातों को अनसुना करते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। उसने ऐलान किया, आज से मैं कांग द डंगोनन किंग कहलाऊंगा। जुई ने झल्लाते हुए कहा, डंगोनन किंग? पहले किचन किंग तो बन जाओ। तुमने खाना अधूरा छोड़ दिया है। भूख से मरेंगे तो डंगोन में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। कांग ने ठंडी सांस भरी और कहा, ठीक है, पहले खाना खत्म करता हूँ, फिर मैं इस डंगोन की धज्जियां उड़ाऊंगा। जुई ने उसे घूरते हुए कहा, भगवान ही बचाए। कांग और जुई बालकनी से उस दृश्य को देख रहे थे। दोनों के चेहरों पर अलग अलग भाव थे। जुई की आंखों में डर और चिंता थी, जबकि कांग का चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। उसने अपनी बाहें फैलाते हुए कहा, देखो, ये सब मेरे लिए ही हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे चुना है। जुई ने उसे घूरते हुए कहा, भगवान ने? तुम खुद को क्या समझते हो? ये सुनहरी चीज देखकर तुमने ये कैसे मान लिया कि ये तुम्हारे लिए है? कांग मुस्कुराया, क्योंकि मैं अल्टीमेट बीइंग हूँ। ये डंगोन और ये हकीम डायमेंशन का कनेक्शन सब मेरे लिए ही बनाया गया है। दुनिया को अब मेरी ताकत देखने का समय आ गया है। जुई ने निराशा में सिर पीटते हुए कहा, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि मेरे भाई का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। तुमने अब तक सिर्फ 2 स्टेज पार की हैं, और वो भी जैसे तैसे। तुम्हारे अल्टीमेट बीइंग बनने में अभी बहुत टाइम है। कांग ने अपनी मांसपेशियों को दिखाते हुए कहा, तुम नहीं समझोगी। ये गोल्डन वाटरफॉल देख रही हो? इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया का नायक बनने वाला हूँ। हाँ, और ये नायक अगले हफ्ते का किराया भी नहीं दे पाएगा। तभी सिस्टम की आवाज गूंज उठी, डंगोन पोर्टल्स पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं। हकीम डायमेंशन का काउंटडाउन जारी है। सभी योग्य उम्मीदवार तैयार रहें। आपके पास केवल 4 साल का समय है। सिस्टम की इस घोषणा ने जुई को और बेचैन कर दिया। उसने कांग की तरफ मुड़कर कहा, 4 साल? और अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो? क्या होगा अगर हम इस डंगोनन की वजह से मारे गए? कांग ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, डरो मत, मैं हूं ना। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम सबको बचा लूंगा। जुई ने आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ, पहले अपने आप को बचा लो। हर बार तुम्हारी कहानी यही रहती है। गोब्लिन ने मुझे मारा, मैं फिर से जिंदा हुआ। अब इस बार खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुश्मन तुम्हें छू भी न सके। कांग जुई की बातों को अनसुना करते हुए अपनी दुनिया में खो गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं इस डंगोन में जाकर साबित करूंगा कि मैं हीरो हूँ। दुनिया मेरा नाम याद रखेगी। जुई ने थक हार कर कहा, ठीक है, पहले खाना खा लो। हीरो बनने के लिए एनर्जी चाहिए। उस रात जब कांग सोने गया, उसने सपने में खुद को डंगोनन के अंदर लड़ते हुए देखा। उसके चारों ओर अजीब और डरावने जीव थे, लेकिन इस बार वह न डरा न भागा। उसने अपनी तलवार उठाई और कहा, मैं इस बार हार मानने नहीं वाला। अब ये मेरी कहानी है। लेकिन असली सवाल था, क्या कांग वास्तव में तैयार था या उसकी बातें सिर्फ हवाई थीं? अगले दिन तक सच्चाई सामने आई जाएगी, लेकिन कांग की खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। जैसे ही उसने उस चमचमाती तलवार को घुमाया, सिस्टम ने एक ठंडी घोषणा कर दी, यह तलवार केवल तब इस्तेमाल की जा सकती है जब आप स्टेल्थ मोड में हो। अगर आपका कवर टूटता है तो यह तलवार स्वतः बेकार हो जाएगी। कांग के चेहरे पर छाई हुई खुशी तुरंत गायब हो गई। उसने तलवार को गुस्से में वापस इन्वेंटरी में डाल दिया और मन ही मन बड़बड़ाया, ये क्या मजाक है? मुझे हीरो बनने से पहले ये सब बेवकूफी झेलनी पड़ेगी। तभी सिस्टम ने एक और घोषणा की, गिरान चीफ्टेन एक खतरनाक जनजातीय लीडर है। इसे मारने के लिए आपको धैर्य और सहनशीलता दिखानी होगी। किसी भी स्थिति में अगर आपको पकड़ लिया गया तो आपका मिशन असफल हो जाएगा। कांग ने गहरी सांस ली और अपने गिली सूट को ठीक किया। उसने सोचा कि अब उसे बहुत सावधानी से काम करना होगा। इस स्टेज में कोई भी मूर्खता उसे भारी पड़ सकती है। 10 घंटे पहले कांग जंगल में रेंगते हुए गिरान चीफ्टेन का ठिकाना ढूंढ रहा था। हर पेड़, हर झाड़ी को ध्यान से देखते हुए वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। तभी उसने एक जनजातीय गांव देखा। वहां आग जल रही थी और कुछ आदिवासी नाच गाना कर रहे थे। कांग ने अपनी दूरी बनाए रखी और एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया ताकि वह गिरान चीफ्टेन की पहचान कर सके। वहां से उसने देखा कि एक लंबा तगड़ा आदमी जो चीतों की खाल से बने कपड़े पहने था, गांव के बीचों बीच बैठा था। उसकी छाती पर अजीब से टैटू थे
और सिर पर हड्डियों से बना एक मुकुट था। ये तो गिरान चीफ्टेन ही होगा, कांग ने मन में सोचा। अब वापस वर्तमान में कांग पेड़ के नीचे घात लगाकर बैठा था, अपने गिल्ली सूट के सहारे खुद को छिपाए हुए। लेकिन तभी एक जनजातीय आदमी वहां आया और बिना इधर उधर देखे कांग के ऊपर पेशाब करना शुरू कर दिया। कांग ने आंखें बंद कर लीं और अंदर ही अंदर उबलने लगा। मैंने इतना सब सहा है, लेकिन ये तो हद हो गई। उसने मन में कसम खाई, इस चीफ्टेन को तो मैं मारूंगा ही, लेकिन इस आदमी को मैं एक अलग अंदाज में सबक सिखाऊंगा। पेशाब खत्म होने के बाद वह जनजातीय आदमी वापस अपने गांव चला गया। कांग ने तुरंत अपनी जगह बदली और एक छोटी सी गुफा में छिप गया। गुस्से से भरे हुए उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। ठीक है कांग, उसने खुद से कहा, यह सिर्फ एक परीक्षा है, तुम्हें धैर्य रखना होगा। इसके बाद कांग ने गिरान चीफ्टेन के गांव का एक नक्शा तैयार करना शुरू किया, जिससे वह उनके गतिविधियों को समझ सके। उसने देखा कि चीफ्टेन को हमेशा 4 गार्ड्स घेरे रहते थे और वह दिन में ज्यादातर समय अपने तंबू में बिताता था। मुझे इसे खत्म करने का सही मौका खोजना होगा, कांग ने तय किया। कांग की सहनशीलता की सीमा पार हो गई। उसकी आंखों में एक अलग ही आग जलने लगी, जैसे उसकी सारी इंसानियत उस गार्ड की हरकतों के साथ बह गई हो। कांग धीरे धीरे अपनी मुट्ठी कसते हुए सोचने लगा, सहनशीलता और धैर्य मेरी ताकत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस हद तक बेइज्जती सहूंगा। कांग ने गुस्से में अपने दांत भींचे और मन ही मन गिनती शुरू की। 3, 2, 1। जैसे ही गार्ड ने अपनी पैंट सही करने के लिए सिर झुकाया, कांग बिजली की गति से उठा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। चेहरे पर पसीने के साथ साथ गार्ड का पेशाब अभी भी बह रहा था। अब तेरी खैर नहीं, कांग ने दांत पीसते हुए कहा। उसने अपनी घास से भरी गिल्ली पैंट झाड़ते हुए गार्ड की कमर पर जोर से लात मारी। गार्ड इतनी जल्दी और इतनी ताकतवर प्रतिक्रिया के लिए तैयार नहीं था और उसकी पैंट आधी उतरी हुई होने के कारण वह सीधे जमीन पर धड़ाम से गिर गया। कांग ने बिना समय गवाए अपनी तलवार खींची और गार्ड के चेहरे के बिल्कुल पास लहराते हुए बोला, अभी तुझे भी पता चलता है कि पेशाब के खेल में असली मास्टर कौन है। गार्ड ने डर और झेप के मारे कांग को घूरा, लेकिन कांग ने उसे खत्म करने के बजाय उसकी गर्दन पर तलवार रखकर चेतावनी दी, अगर अब तुझे पेशाब की इतनी ही जल्दी हो तो पहले आसपास देख लिया कर, वरना अगली बार सिर्फ पेशाब का ही नुकसान नहीं होगा। कांग ने एक लंबी सांस ली, अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश की और खुद को समझाया, यह सिर्फ शुरुआत है, असली परीक्षा तो अब है। गार्ड के जाने के बाद कांग ने फिर से जमीन पर लेटकर गांव पर नजर रखनी शुरू की, लेकिन इस बार उसकी आंखों में संयम के साथ साथ एक नई दृढ़ता थी। उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, गिरान चीफ्टेन को खत्म करके ही रहेगा। मैं दुनिया का सबसे शांत आदमी बन सकता हूँ, लेकिन गंदगी सहने की भी एक सीमा होती है, कांग ने खुद से कहा। अब कांग का ध्यान पूरी तरह से अपने मिशन पर था। उसने अपनी गलतियों से सीख ली थी। वह जानता था कि यह परीक्षा उसकी शारीरिक ताकत की नहीं, बल्कि मानसिक सहनशीलता और दिमागी चतुराई की थी। कांग को ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया अचानक थम गई हो। चिफ्टन के इशारे पर मैजिस ने जादू चलाया और कांग का शरीर जमीन से चिपक सा गया। उसकी हरकतें धीमी पड़ गईं और उसने महसूस किया कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे दबा रही थी। उसकी सांसें भारी हो गईं और माथे पर पसीना छलकने लगा। ये क्या बकवास हो रही है? कांग ने गुस्से में अपने दांत भींचे। उसकी आंखों में गुस्सा और निराशा थी, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। तुम जैसे लोग मुझे रोक नहीं सकते, चिफ्टन ने मजे लेते हुए ठाका लगाया। तुम जैसे कीड़े मेरे गांव को लूटने आए हो। तुम्हें लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो? मूर्ख! उसने अपनी मोटी उंगलियां घुमाते हुए कांग को और ज्यादा अपमानित करने के लिए इशारा किया, लेकिन कांग को ऐसी बातें और चिढ़ाती थीं। उसने गुस्से में दहाड़ा और तभी सिस्टम ने नोटिफाई किया, लायन का रोर ऑफ रेज एक्टिवेटेड, दुश्मनों की स्टैट्स और मॉरल कम हो रही है। चिफ्टन और दोनों मैजिस अचानक हिलने लगे। मैजिस के मंत्र गड़बड़ाने लगे और उनके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। कांग ने महसूस किया कि दबाव थोड़ा कम हो रहा है। उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और जमीन पर लेटे लेटे अपने हाथ को धीरे धीरे तलवार की तरफ बढ़ाया। तुम लोगों ने गलत इंसान से पंगा लिया है, कांग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। तभी चिफ्टन ने चिल्लाकर कहा, स्पेल को तेज करो, इसे मार डालो। लेकिन मैजिस अब पूरी तरह से घबरा चुके थे। उनकी मंत्र शक्तियां कमजोर हो रही थीं और लायन रोर का असर उन पर साफ दिखाई दे रहा था। अचानक कांग ने जोर लगाकर अपने ऊपर के दबाव को तोड़ा। वह तलवार उठाते ही चिल्लाया, अब मैं तुम्हारी बर्बादी बनूंगा।
और उसने अपनी तलवार से मैजेस में से एक पर हमला कर दिया। तलवार की धार सीधी उसके गले तक पहुंची और वह मैज जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा मैज कांग की तरफ डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन कांग ने उसे भी नहीं छोड़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से दूसरा वार किया और दूसरा मैज भी वहीं ढेर हो गया। अब सामने सिर्फ चिफ्टन बचा था। वह हक्का बक्का होकर कांग को देख रहा था। उसकी आंखों में डर और गुस्से का अजीब सा मिश्रण था। कांग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में वही खतरनाक चमक थी। अब तुम्हारी बारी है मोटू, कांग ने तलवार को घुमाते हुए कहा। क्या कांग गिरान चिफ्टन को हरा पाएगा या उसकी ताकत यहीं खत्म हो जाएगी? अगला पार्ट और भी रोमांचक होने वाला है। तो गाइस, आज का एपिसोड हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, पर वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।